हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? तैयारी में लगे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, अगर नहीं लगे हैं तो लग जाइए क्योंकि समय बहुत कम है। एग्जाम आने वाले हैं। एनटीपीसी भी ग्रुप डी का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। बिहार एसआई के फॉर्म आने वाली है। तो ये सब सारा पेपर होने वाला है, लाइनअप में है। तो आप इसके अगर नहीं लगे हैं तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करती। आप सबको पता है, समय को आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको कैच करना पड़ेगा। आपका समय आपका इंतजार नहीं करेगी। ठीक है, और अभी 2024 खत्म होगा, 2025 आ चुका है और फरवरी भी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो समय आप देख रहे हैं कितना जल्दी से निकल रहा है। ठीक है, तो आइए, और आज हम अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, और आज हमारा 40 यहाँ पे सारा कुछ आपको कराया जाता है। मैथ, जीके, जीएस, ठीक है, रीजनिंग, साइंस, सब कुछ कवर करा दिया जाएगा आपको अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो। ठीक है, और आज हम लेके आके आते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर, जो कि आज हमारा 43 नंबर का एपिसोड है। अगर आप पीछे का नहीं देखें तो जाकर के देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपको सारे पूरा जीएस का एक अच्छा लेवल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, When was the Social Development Commission established? सोशल डेवलपमेंट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ? ठीक है, सामाजिक विकास आयोग, तो ये स्टैब्लिश हुआ 1946 में। इसका थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग सॉलिडरिटी एंड सोशल कोहेशन। इसका थीम याद रखेंगे, क्या है? स्ट्रेंथनिंग सॉलिडरिटी एंड सोशल कोहेशन। ठीक है, थीम आपका हो गया। अब ये कहां हुआ? तो ये हुआ इंडिया पार्टिसिपेट इन 63rd सेशन। कब, कौन सा सेशन हुआ है? ये 63rd नंबर का सेशन हुआ है ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट हेल्ड इन न्यूयॉर्क। कहां हुआ ये? तो ये हुआ न्यूयॉर्क में। ठीक है, और वेयर इज रिप्रेजेंट बाय, इंडिया से रिप्रेजेंट कौन किया था? तो इंडिया से रिप्रेजेंट किए थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सावित्री ठाकुर के द्वारा किया गया था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? प्रमोट इंक्लूसिव सोशल पॉलिसीज एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल वेलफेयर। ठीक है, एकजुटता और विकास, सामाजिक सामंजस्य विषय पर अपनी प्रतिबद्धता जताई और सामाजिक समावेशन एवं समानता पर जोर दिया। ठीक है, तो थीम हो गया आपका। अब ये इसका जो इशू था, किस पे था ये? तो इसका इशू था कि हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टिल 2030। ठीक है, 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका कितना टोटल? 17 है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने 2015, ठीक है, 2015 यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या किया था? वो प्लान किया था, जो कि अचीव कब तक करना है? 2030 तक। तो इसका मुद्दा यही था कि हाउ टू गेट अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टिल 2030। ठीक है, अभी 2000 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितने हैं? 17 है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत कब हुई थी? इसको डिफाइन किसने किया? क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो डिफाइन किसने किया था? तो ये इसका डेफिनेशन दिया था 1937 में। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, एनवायरमेंटल बॉडी है, जिसने एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, उस रिपोर्ट का नाम था। इस रिपोर्ट में 1937 में जारी हुआ रिपोर्ट ये, ठीक है, 1987 में 1987 37 नहीं, 1987 में ये रिपोर्ट जारी होता है। और इसका रिपोर्ट का नाम था क्या? आवर कॉमन फ्यूचर। उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या किया गया? डिफाइन किया गया। ठीक है, और इसी रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, डेवलपमेंट आपको डेवलपमेंट वैसे करना है, डेवलपमेंट करने का तरीका बताता है कि डेवलपमेंट करिए लेकिन रिसोर्सेस का इस्तेमाल उतना ही कीजिए ताकि जाके जितना आपको जरूरत हो
और उस रिसोर्सेस आने वाले जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखा जा सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारा बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो हो गया और इसका थीम भी वही है। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, ध्यान रखेंगे 2024 का डेटा है ये, 25 का भी नहीं आया है, ठीक है। तो कितना रैंक है इंडिया का? इंडिया का रैंक है 96, ठीक है। कितना है? 96। और स्कोर अगर पूछे तो स्कोर कितना है इंडिया का? तो स्कोर है कितना? 38, सके। स्कोर हो गया आपका 38 और रैंक हो गया इंडिया का 96। इससे पहले कितना था? इससे पहले था आपका 93। 2023 में 93 था, ठीक है। 2023 में ये इसका रैंक 90 था, लेकिन अब 96 हो चुका है। मतलब और करप्शन हमारे कंट्री में बढ़ रहा है दिन ब दिन, ठीक है। भ्रष्टाचार और दिन ब दिन बढ़ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं जारी कौन करता है। तो ध्यान रखेंगे जो मैं अंडरलाइन करूंगा वही पॉइंट आपको नोट करनी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक जर्मनी का फर्म है, जर्मनी का एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वही हर साल जारी करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2024 विद फोकस ऑन करप्शन हिंडर्स द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्या था फोकस? करप्शन हिंडर्स द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये अब इसका फोकस था, ठीक है। रैंक कितना? 96 एमंग 180 कंट्री। टोटल कितने कंट्री के बीच निकाला गया? तो 180 कंट्री का डेटा निकाला गया, जिसमें से इंडिया का रैंक है 96 विथ ए स्कोर ऑफ 38, अप फ्रॉम 39 इन 2023, ठीक है। 23 में स्कोर कितना था? 39 था। एंड 40 इन 2022, 2022 में स्कोर था 40, 2023 में स्कोर था 39 और अभी स्कोर कितना है? 38, ठीक है। इंडिया रैंकिंग इन 93rd इन 2023 में, बच्चा भी आपको बताया कि 2023 में कितना था? 93 रैंक था। और 2022 में कितना था? 85 था, ठीक है। 2022 में 85। अमंग नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान का कितना रैंक है? तो ध्यान रखेंगे पाकिस्तान का रैंक है 135, श्रीलंका का रैंक है 121 और बांग्लादेश का रैंक है 149, चाइना का रैंक है 76, ठीक है। चाइना का रैंक कितना हो गया? सबका नेबरिंग कंट्री का रैंक भी आपको बता दिया। चाइना का 76, बांग्लादेश का 149, श्रीलंका का 121 और पाकिस्तान का 125, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे द मोस्ट लिस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे कम भ्रष्टाचार वाला कंट्री कौन है, जहां पे सबसे कम करप्शन है, तो ये लिख लेंगे डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क, ठीक है। ये आपका रैंक इसका फर्स्ट है, मतलब द मोस्ट लिस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड डेनमार्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए अब कुछ रैंक देख लें, कुछ रैंक देख लेते हैं, ठीक है। पीस में इंडिया का रैंक कितना है? 116, ठीक है, 116। हैप्पीनेस पूछे तो हैप्पीनेस में इंडिया का रैंक कितना है? तो यह है 126, ठीक है। प्रेस में पूछे इंडिया का रैंक कितना है? तो यह है कितना? 159, ठीक है। उसके बाद अगर जेंडर गैप में पूछे तो जेंडर गैप, ठीक है। जेंडर गैप मतलब लैंगिक समानता, ठीक है। जेंडर गैप मतलब ये कितना हो गया? 100, जेंडर गैप हो गया आपका 129, ठीक है। जेंडर गैप हो गया आपका 129, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी पूछे तो जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी, इसमें रैंक कितना है? 108 है, ठीक है। अगर अभी मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया का रैंक कितना है? 109 है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फायर पावर में कितना है? फायर पावर मतलब किस देश की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। फायर पावर में इंडिया का रैंक है 4th, ठीक है। बाकी तीन कौन कौन हो गए? बाकी तीन, एक यूएसए,
दूसरा चाइना और तीसरा हो गया आपका रसिया, चौथा पे है आपका इंडिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड रेडियो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, क्या लिखा है? वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13 फरवरी विद द एम ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, थीम ऑफ 2000, हाँ इस बार का थीम क्या है? तो थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थीम याद रखेंगे, क्या है? रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, ए पावरफुल टूल फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज ए पावरफुल टूल फॉर क्लाइमेट एक्शन, इसका थीम हो गया। कॉमर्शियली इंट्रोड्यूस्ड इन 1920, रेडियो को मतलब व्यापक रूप से इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1920 में। ठीक है, कहां किया गया था ये? तो यूएसए में एक शहर है पेंसिल्वानिया, ध्यान रखेंगे, पेंसिल्वानिया एक शहर है यूएसए में। ठीक है, वहीं पे ये पहली बार रेडियो का ब्रॉडकास्ट किया गया था कॉमर्शियली रूप से। ठीक है, और बिकेम पॉपुलर बाई, लेकिन 1950 में जाकर ये पॉपुलर हुआ। और यूनेस्को ने, ध्यान रखेंगे, यूनेस्को ने रेडियो को रिकॉग्नाइज कब किया था? तो ये किया था 2011 में यूनेस्को ने। और यूनाइटेड नेशन ने इसको इंटरनेशनल इवेंट बनाया, यूनाइटेड नेशन ने इसको इंटरनेशनल इवेंट बनाया 2013 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशन, यूएन ने इसको इंटरनेशनल इवेंट बनाया 2013 में। ठीक है, अब क्यों मनाते हैं रेडियो डे 13 फरवरी को? क्योंकि 13 फरवरी 1946 को यूनाइटेड नेशन रेडियो सर्विस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रेडियो सर्विस की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1946 में। अगर ऐसे याद रखो, अगर 1901 की बात करें हम, तो 1901 में पहली बार रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की स्थापना किया था किसने? तो ये किया था 1900 मार्कोनी ने, मार्कोनी। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की स्थापना किए थे मार्कोनी ने। अगर 1860 की बात करें, 1860 में, तो 1860 में जो हुआ वो एक स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट थे, क्या? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने पहली बार रेडियो वेव्स की होने की संभावना जताए थे, मतलब रेडियो वेव्स की एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के बारे में बताया था। ठीक है, पहले रेडियो वेव है क्या? तो रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, EMW। ठीक है, रेडियो वेव किस तरह का वेव है पूछा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 1860 बता दिया। पहले कौन किया था? तो स्कॉटिश जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था रेडियो सिग्नल का, मार्कोनी ने 1901 में किया। अब आते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 1923 में पहली बार रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुआ। 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, जहां से रेडियो को ब्रॉडकास्ट किया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1936 की, तो 1936 में रेडियो के से आपका न्यूज बुलेटिन, रेडियो के द्वारा न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई। ठीक है, 1957 की अगर बात करें तो 1957 में आकाशवाणी, पहले ही इसका नाम था आकाशवाणी, लेकिन आकाशवाणी का नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो किया गया। कब किया गया? 1957 में। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मैंने रेडियो के बारे में बताया, इसको अपनी आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसलिए हम रेडियो डे मनाते हैं 13 फरवरी को। नेक्स्ट, 25T बोलार्ड पुल टग, 25T बोलार्ड पुल टग अस्ब हैज बीन बिल्ट बाय विच कंट्री? ठीक है, विच कंपनी, सॉरी कंट्री नहीं है, कंपनी है। ठीक है, विच कंपनी? तो ये है कौन? टीटागढ़, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने इसको क्या किया है? बनाया है। ठीक है, अभी है क्या तो बता रहा हूं। टीटागढ़, ठीक है, अब ये देखो, ये 25T ये है क्या? मतलब इसका मतलब होता है 25 टन। समंदर में कोई भी शिप, समंदर में
25 टन तक के शिप के कैपेसिटी को क्या करता है, ये खींच करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकता है। मतलब तो इसका ये फंक्शन है, ठीक है। अस्ब का क्या नाम है, अस्ब का मतलब 25 टन तक शिप को एक जगह से दूसरी जगह तक खींच करके ले जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और इसको बनाया किसने है, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, ठीक है। क्या है इसमें, द थर्ड 25T बोलार्ड पुल टग अस्ब, ठीक है, अस्ब यार्ड 337 वाज इंडक्टेड एट द, कहां इंडक्ट किया गया इसको, कहां पे डिप्लॉय किया गया, कहां तैनात किया गया है, तो ये तैनात किया गया है नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। कहां, नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम पे इसको तैनात किया गया है। द टग इज ए पार्ट ऑफ द 6, ये टग किसका, अच्छा टोटल 6 इस तरह का जो टग है वो टोटल 6 बनाए जाएंगे, ठीक है। और इस 6 बनाने में ये कौन सा है, ये तीसरे नंबर का। अभी जो अस्ब है ये कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है, मतलब 3 अभी और बनाए जाएंगे, ठीक है। 25T BP टग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइंड विथ टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। कहां का है, कहां कंपनी है, कोलकाता का, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इंडिजिनस डिजाइन एंड बिल्ट एज पर द इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग रूल्स, ठीक है। ये आपको जरूर है, बस आपको क्या करना है, 25T बोलार्ड पुल टग है जिसका नाम अस्ब है, कहां पे डिप्लॉय किया गया, तो डिप्लॉय किया गया नवल डॉकयार्ड पे विशाखापट्टनम में, ठीक है। बनाया कौन है, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए तो हो गया ये। नेक्स्ट क्या है, विच प्लेयर रिसेंटली बोन द इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप, ठीक है। अभी हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती है, तो आपको ऑप्शन से लग गया होगा, अगर आप करंट अफेयर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, तो आपको ऑप्शन से लग गया होगा इसका आंसर, ठीक है। लीजेंड आदमी है ये, ठीक है। ये इनसे बड़ा प्लेयर भारत में या फिर अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर ले तो पूरे वर्ल्ड में स्नूकर का इनसे बेहतर कोई प्लेयर नहीं है, ठीक है। पंकज अडवाणी, ठीक है, लीजेंड प्लेयर है, ठीक है, लीजेंड। ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, जितने स्नूकर में जितने भी चैंपियनशिप होते हैं उन सारे चैंपियनशिप को उन्होंने जीता है, ठीक है। तो स्नूकर तो क्या हो गया आपका, पंकज अडवाणी इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, पंकज अडवाणी द 36th नेशनल एंड 10th मेंस स्नूकर टाइटल विनिंग द इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2024। ही डिफीटेड, किनको हराया ये, तो ब्रिजेश दमानी, ध्यान रखेंगे, ब्रिजेश दमानी को हराया फाइनल में। द टूर्नामेंट इज इंडियाज ओनली सिलेक्शन इवेंट फॉर द एशियन वर्ल्ड। किस लिए हुआ था, तो ये हुआ था सिलेक्शन इवेंट, ये सिलेक्शन इवेंट हुआ था किस लिए, एशियन एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जाएंगे, अभी एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा और वर्ल्ड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए ये कंपटीशन हुआ था, ठीक है। अडवाणी इज इंडिया टॉप स्नूकर एंड बिलियर्ड प्लेयर। ही बोन द फर्स्ट नेशनल बिलियर्ड टाइटल इन 2023 एंड हैज 17 गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप। मतलब वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में कितने गोल्ड दिए हैं ये, तो 17 गोल्ड इनके पास है, ठीक है। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में किसमें है, वर्ल्ड बिलियर्ड। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इनसे बड़ा कोई वर्ल्ड में कोई प्लेयर नहीं है, इनसे ज्यादा खिताब, इनसे ज्यादा जो मेडल है कोई नहीं जीत पाया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, स्नूकर में। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। एग्जाम दो चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा तो चैनल सबको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जावेद सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब आपको कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वैसे मैथ बताएंगे आपको, ठीक है। मैं आपको जीएस, जीके, जीएस और करंट अफेयर बताता हूँ, डेली करंट अफेयर में रहता है, जैसा कि आपको मालूम होगा। विक्रम सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, अगर विश्वास नहीं जाकर के देखिए आप, ठीक है। गरिमा मैम बहुत ही बेहतरीन साइंस पढ़ाती है, बिल्कुल बेसिक साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आप रेगुलर फॉलो अगर करिए, और अगर नहीं जुड़े चैनल से तो जुड़ जाइए और जुड़ करके तैयारी में लग जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ विच स्टेट, ठीक है। सरोजिनी नायडू को किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ये नियुक्त किया गया था, आप सबको पता होगा, अगर पता नहीं हो तो फिर जीएस आपका बहुत कमजोर है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल
मतलब ये पहली फर्स्ट वुमेन गवर्नर अभी उत्तर प्रदेश की बनाई गई। और अभी ऐसा सरोजिनी नायडू को, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, तो सरोजिनी नायडू न्यूज में क्यों आता, सरोजिनी नायडू को भी 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी को मनाते हैं हम नेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं 13 फरवरी को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू का 1879 में इसी दिन सरोजिनी नायडू का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो सरोजिनी नायडू के हम बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं नेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। सरोजिनी नायडू वाज बोर्न ऑन 13 फरवरी 1879। कहां हुआ था जन्म, हैदराबाद में। शी वाज एक्टिव इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। 1925 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। शी वाज अरेस्टेड इन 1930 इन पार्टिसिपेटिंग इन द सॉल्ट सत्याग्रह। जैसा सॉल्ट सत्याग्रह चलाया गया था किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा, आप सबको मालूम होगा, जो कि दैट वाज ए पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। एंड वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। कब हुआ था ये हुआ था आपका 1942 में, ठीक है, 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अब इनको क्या क्या निकनेम क्या क्या है इनका, तो इनका निकनेम है सरोजिनी नायडू का, पहले तो बोलते हैं इनको भारत कोकिला। क्या बोलते हैं, भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला। उसके बाद और क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं बुलबुल ऑफ इंडिया, बुलबुल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इनको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इनके द्वारा कुछ बुक लिखा गया है तो वो भी लिख लेंगे, ठीक है। कौन कौन, इनके द्वारा बुक है कौन कौन, एक मिनट, हाँ, इनके द्वारा बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्या है, तो लिख लीजिए पहले, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उसके बाद और कौन सा बुक है, तो इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। एक बुक और है, ठीक है, द बर्ड ऑफ सॉन्ग, द बर्ड ऑफ इंडिया, द बर्ड ऑफ सॉन्ग, ठीक है, ये एक बुक और है। तो ये 3 बुक आपका हो गया सरोजिनी नायडू का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द नेशनल सफाई कर्मचारी मिशन कम्स अंडर विच ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसमें आता है ये, तो ये आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। होम मिनिस्टर किनके पास है, तो अमित शाह के पास है, जैसा कि आपको मालूम होगा, अमित शाह, ठीक है। पंचायती राज किनके पास है, तो पंचायती राज लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, ठीक है, तो इनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल किनके पास है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, इसको बोलते हैं डीओपीटी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये स्टेट प्रभार होता है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके मंत्री कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एक्सटेंडेड द टर्म, क्या वो न्यूज में है, तो एक्सटेंडेड द टर्म, इसका जो है नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन, नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन का जो टर्म है उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में, और इसके जो एक्ट आया था वो 1993 में आया था।
तो एक्ट हो गया 1993 का, एस्टैब्लिश हुआ 1994 में, इसका टर्म बढ़ा कर कहां तक कर दिया गया है, तो 31 मार्च 2028 तक। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू इनकम टैक्स बिल, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 विच विल बी रिप्लेस विच इनकम टैक्स। अभी बिल, ये अगर अभी बिल है, ध्यान रखेंगे ये बिल है, एक्ट बिल कब होता बिल, ये जो बिल है ये पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट बोले तो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट पास होगा, और प्रेसिडेंट का मुहर लगेगा, मतलब प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा, तब बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी बिल है। ठीक है, और ये बिल किसको रिप्लेस करेगा, अगर ये बिल पास हो जाता है तो किसको रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ये बिल रिप्लेस कर देगा। ठीक है, देख लेते हैं, कंपेरिजन देख लेते हैं कि एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 और प्रपोज्ड इन द इनकम टैक्स बिल 2025। ठीक है, तो पुराने वाले में कितना था, वर्ड कितने थे, तब कितना है, 5,12,535 वर्ड था। ठीक है, और प्रोपोज्ड जो इनकम टैक्स प्रोपोज्ड जो अभी बिल पास हो जाएगा तो प्रोपोज्ड वाले में कितना होगा, 2,59,676 वर्ड होंगे। ठीक है, चैप्टर कितने थे, चैप्टर कितने हैं पुराने वाले में, 47, कितने हो अगर पास हो, कितने प्रोपोज में कितने हो जाएंगे, 23। ठीक है, सेक्शन कितने हैं, 8 to 819, और अगर प्रोपोज्ड वाले में कितना होगा, 536। ठीक है, इनकम टैक्स अगर पुराने वाले में टोटल टेबल कितने हैं, तो टेबल 18 है, और इसमें कितना हो गया, 57। ठीक है, फॉर्मूला कितना है इसमें, 6 है, इसमें फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो ये पुराने वाले और नए वाले के बीच कंपेरिजन आपको मैं बता दिया, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स था। ठीक है, और ये आपका यहां पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका क्विक रिवीजन है, तो आप जबकि हर वीडियो में हम इसको लगाते हैं, आप यहां से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर ऐसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट से क्या होता है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।